अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। यूनान एम्बेसी में कितने वीज़े लग रहे हैं, क्या पोजीशन चल रही है, इससे रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल वो लोग जो किसी भी मुल्क जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने कागज़ जमा करवाए हैं या उनका वीज़ा का प्रोसेस चल रहा है या किसी भी लिहाज से इससे रिलेटेड है, तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे और अल्लाह उनके लिए ऐसे असबाब पैदा कर दे कि वो आसानी से किसी मुल्क जाके अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमा सकें। इसके लिए आप भी दुरूद शरीफ इस्तिग़फ़ार की कसरत किया करें। दो वज़ाइफ जो आपको बताए हुए हैं उनका ज़रूर विर्द करें, जिसमें है एक है या रहमान व आगिसनी, अव्वल आहद दुरूद शरीफ के साथ एक तस्बीह, और दूसरा है या मुसब्बिबुल असबाब, अव्वल आहद दुरूद शरीफ के साथ एक तस्बीह। रोज़ाना की बुनियाद पर यह करें। जिस दिन आपका इंटरव्यू हो सदका और खैरात करके घर से निकलें, और जिस दिन आपने वीज़ा रिसीव करने जाना हो उस दिन भी सदका और खैरात करें, और ये दोनों वज़ाइफ करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला अपने ख़ास करम और फजल से आपको खुशखबरी सुनाएगा। इंशाअल्लाह खुशखबरी देगा। यहाँ खुशखबरी सुनाने का ये मतलब कतई नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक आवाज़ सुनने सुनाने इन सारी चीज़ों से पाक है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह की तरफ से आपको खुशखबरी मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि आप लोग अक्सर यही पूछ रहे हैं कि अम्बेसी रेशो क्या चल रही है और अम्बेसी में वीज़ा लगने की तरीक़ेकार के मुताबिक कितने वीज़े लग रहे हैं, कितने रिजेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि पिछले हालिया दिनों में कुछ इस्लामाबाद में हड़तालों की वजह से कुछ मामला थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अम्बेसी ने अपॉइंटमेंट सिस्टम मुतारफ़ करवाया। अपॉइंटमेंट सिस्टम के ऊपर चलते हुए फिर आपको पता है कि कसीर तादाद में लोग नहीं जाते। कभी 25, कभी 17, कभी 18, कभी 20, कभी 16, कभी 10 और कभी 9, इस तरह अफराद जाते हैं। बाज़ अफराद को तो वो फ़ौरन वीज़ा मिल जाता है, यानी कि 1 हफ़्ते बाद। बाज़ अफराद को वो टाइम दे देते हैं कि आपका पासपोर्ट बाद में जब तैयार होगा तो आपको आगाह करेंगे, और बाज़ अफराद का रिजेक्ट हो जाता है। तो इसमें जो रेशो को निकाला गया है तमाम दिनों को मद्देनज़र रखते हुए, वो तकरीबन 50-50 है, क्योंकि बाज़ दिनों में 50% लग जाते हैं और 50% रिजेक्ट हो जाते हैं। बाज़ दिनों में 60% लग जाते हैं, 40% रिजेक्ट हो जाते हैं। बाज़ दिनों में 40% लग जाते हैं, 60% रिजेक्ट हो जाते हैं। और इन तमाम सूरत हाल को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो इसमें आपको जो है वो 50-50 के चांसेस नज़र आते हैं। अब इसमें यह है कि कुछ वीज़ाज़ जो रिजेक्ट होते हैं वो मेडिकल की वजह से होते हैं। कुछ वीज़ाज़ जो रिजेक्ट हो रहे हैं इस वक्त, कसीर तादाद में जो वीज़ाज़ रिजेक्ट होते हैं वो 5 नंबर की बुनियाद पर रिजेक्ट होते हैं कि आप साबित नहीं कर सके यूनान जाने का आपका मकसद। तो इसमें तकरीबन इसमें इंटरव्यू में कमी बेशी होने की वजह से ये मामलात होते हैं। हाल ही में कुछ साथियों को 8 नंबर का ऑब्जेक्शन लगा। 8 नंबर का ऑब्जेक्शन वो होता है, यूनान में आपके ऊपर किसी केस चल रहा है, किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ की वजह से आप डिपोर्ट हुए हैं और यूनान जाने के लिए कि हुकूमत की तरफ से, किसी भी कंट्री की तरफ से या यूनान की तरफ से आपके ऊपर पाबंदी लगी होती है, तो वो आपका वीज़ा जो है उस बेस पे रिजेक्ट होता है। तो इसमें आपने का वीज़ा रिजेक्ट ना हो, इसके लिए आपने फिर 3 चीज़ों को मद्देनज़र 4 को रखना है। एक तो ये है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे आसान और ज़रूरी है वो है मेडिकल। आपको मेडिकली फ़िट होना पड़ेगा। अगर आप मेडिकली फ़िट नहीं हैं, अपना कच्चा मेडिकल करवा के अपना इलाज करवाएं। जो भी आपकी बीमारियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करें, और अपने जो बीमारी है उसको दूर करने के बाद दोबारा रिपोर्ट कराएं, और अगर आपकी अच्छी रिपोर्ट आती है तो फिर आप ग्रीस वीज़ा के लिए अप्लाई करें। सेकंड स्टेप है करैक्टर सर्टिफिकेट। अगर आपके करैक्टर में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एफआईआर है, आपके ऊपर कोई मसला है, पर्चा है, आप क्रिमिनल हैं, आपका रिकॉर्ड क्रिमिनल शो होता है, आपका करैक्टर सर्टिफिकेट साफ़ नहीं आ रहा, तो पहले उसको सेट करने की कोशिश करें, फिर यूनान का वीज़ा अप्लाई करें, वरना आपका नुकसान होगा। फिर अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपका करैक्टर सर्टिफिकेट ठीक नहीं होता, तो आप ख़ुद सोचें, ये अंडरस्टूड बात है कि आपने घर के लिए मुलाज़म रखना है तो कभी भी क्रिमिनल मुलाज़म नहीं रखेंगे, चोर को नहीं रखेंगे, फ्राडी को नहीं रखेंगे। हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि अच्छे बंदे को रखा जाए, और इसमें आपका करैक्टर सर्टिफिकेट भी क्लियर होना ज़रूरी है। आपका मेडिकल फ़िट होना चाहिए और आपका करैक्टर सर्टिफिकेट सेट होना चाहिए। और तीसरा जो है उसमें है कि आप
का इंटरव्यू ठीक होना चाहिए। इंटरव्यू में मुख्तलिफ वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं, उनको आप देख के इंटरव्यू सीख सकते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू में मालिक का नाम, जगह का नाम, आप क्या करते हैं, क्या करेंगे, ये सारे सवालों के जवाब आपको आने चाहिए। ख़ुसूसन बिलख़ुसूस आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो नाम से आता है उसके ऊपर लिखी हर बात आपको पता होनी चाहिए, ताकि इंटरव्यू में आप अच्छे तरीके से कामयाब हो सके। अब जो एक नया मसला है वो ये है कि आपकी अपॉइंटमेंट ओरिजिनल होनी चाहिए, आपके फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर किसी किस्म की कमी बेशी आती है तो फिर भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। और फेक डॉक्यूमेंट लगाने की सूरत में आपका ना सिर्फ वीज़ा रिजेक्ट होता है बल्कि आपके ऊपर पाबंदी भी लग सकती है, आपके ऊपर मसाइल का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपने 5 चीज़ें, मेडिकल को सेट करना है, आपने अपनी जो है एफआईआर या आपके ऊपर कोई केस वगैरह है उसको आपने सेट करना है, आपने अपने इंटरव्यू को सेट करना है, और आपने अपने पेपर्स को सेट रखना है। इनमें किसी किस्म की कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को आपने गौर व फिक्र करके इनकी अच्छे तरीके से आपने तैयारी करनी है, ताकि किसी भी जगह पे आप कमज़ोर ना हों और जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो। इस वक्त वीज़ा लगने की रेशो बहुत अच्छी जा रही है, बेहतर है। हालिया अयाम जो पीछे गुजरे हैं वीज़ा लगने के चांसेस ही नज़र नहीं आते थे, बहुत कम वीज़ाज लगते थे, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। एक तो ये बात आपने ज़हन में रख लेनी है कि जब आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपको एक पेपर दिया जाता है, और रिफ्यूज़ल लेटर जिसे कहते हैं, उसके नीचे सबसे नीचे लिखा होता है कि आप इसको अपील कर सकते हैं विद इन 90 डेज़। आप उस तरह के मामलात में ना पड़ने की कोशिश किया करें, उसमें आपका ख़र्चा भी होगा और अपील से वीज़ा लगने के चांसेस भी बहुत कम होंगे। तो इसलिए आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो, आप अच्छे तरीके से अपने वीज़े को उसका एक प्रोग्राम बनाएं और प्रोग्राम के ऊपर उसको अच्छे तरीके से तैयारी करने की कोशिश करें और उसकी प्रैक्टिकल करें। हाल ही में एक बच्चे का वीज़ा लगा, माशाल्लाह उस बच्चे में मुझे ये खूबी नज़र आई थी कि उसकी तैयारी हमने इंटरव्यू की करवाई, माशाल्लाह उसमें मुझे ये खूबी नज़र आई कि जो भी बात मैं उसको कहता था वो लिख लेता था, और वो कापी पे पेज के ऊपर लिख के फिर वो मुझे सेंड करता था कि ये मैंने तैयार किया है, ये मेरे मामलात हैं, ये है। अल्हम्दुलिल्लाह उसका वीज़ा लगा, अल्लाह पाक ने उसके ऊपर करम किया। तो ये होता है, तैयारी करनी चाहिए, अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़नी चाहिए। बाकी सारी अल्लाह ताला के हाथ में है, अल्लाह ताला बेहतर फ़ैसला करेगा। अगर हमारे हक़ में यहाँ का रिज़्क़ लिखा है तो आप यहाँ ज़रूर आएंगे, अगर नहीं लिखा तो इसमें भी मेरे रब की तरफ से बेहतरी होगी। वक्ती तौर पे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, माली नुकसान भी होता है, बंदे ने एक प्लान बनाया हुआ होता है उससे भी बंदा डिस्टर्ब होता है, लेकिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह के हर फ़ैसले में हिकमत है जो हमें नज़र नहीं आती। तो इसको आमीन और अल्लाह की खुशनुदी के साथ इसको अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रखते हुए इस फ़ैसले को कबूल करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। हमारी भी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, हम ना वीज़े लेते हैं ना वीज़े देते हैं, वीज़े का लेन देन हमारा कोई काम नहीं है, वीज़े से रिलेटेड हम लेन देन नहीं करते। हम ना वीज़े बेचते हैं ना अम्बेसी से आपको वीज़े लगवा के देते हैं, डन बेस पे या हो या दूसरा हो, क्योंकि हमारा ये काम नहीं है। हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना जो हक़ और सच के ऊपर मबनी हो। अगर आपको पसंद आ जाए तो आमीन, अगर नहीं पसंद आती तो हमें माफ़ फरमा कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जब आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमा देगा। अपना डेरों याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपने वालिदैन की ज़रूर खिदमत किया करें, अपने वालिदैन से दुआएँ लें, अपने अज़ीज़ व अक़ारब से दुआएँ लें, अपने बीवी बच्चों से दुआएँ लें और सदका व खैरात करके गरीबों से दुआएँ लें। ऐसी कामयाबी मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।